ये भी जानना जरूरी है कि कोई कितना ही बड़ा महापुरुष हो, दुनिया में कोई पूर्ण पुरुष न हुआ है न हो सकता है। सच तो यह है कि जो पूर्ण हो जाते हैं वो मोक्ष चले जाते हैं, शायद वो दुनिया में वापस नहीं आते। दुनिया में जो आता है वो अपूर्ण होता है, इसलिए आता है। अपूर्ण पुरुष, महान से महान व्यक्ति भी अपूर्ण ही होता है। उसकी अपूर्णता पर ध्यान न हो और हम पूरे मनुष्य को स्वीकार कर लें तो हम बहुत महंगाइयों में भी पड़ सकते हैं, बहुत महंगा सौदा हो सकता है। गांधी की कुछ अपने फैड थे, गांधी की कुछ अपने रुझान थे, सभी महापुरुषों के होते हैं। मार्क्स जितनी देर किताब लिखता उतनी देर मुंह में सिगरेट पीता रहता, लेकिन मार्क्स कितना ही बड़ा आदमी हो, उसका सिगरेट पीना बड़ा नहीं हो जाता। और किसी को मार्क्सवादी होना हो तो 24 घंटे सिगरेट पीने की जरूरत नहीं है। लेकिन कम्युनिस्ट सिगरेट पीते हैं, शायद इसी ख्याल से पीते हो कि मार्क्स बहुत सिगरेट पीता था। कहते हैं मार्क्स ने अपनी कैपिटल नाम की किताब लिखी तो जितनी सिगरेट पी डाली, कैपिटल के बिकने पर उतने सिगरेट के दाम भी नहीं आए। लेकिन सिगरेट पीना मार्क्स की अपनी व्यक्तिगत रुझान हो सकता है, इसका कोई अनुकरण करने की जरूरत नहीं। गांधी के बहुत से व्यक्तिगत रुझान थे जो गांधीवादी फिलॉसफी का हिस्सा बन गए। जैसे गांधी को हाथ से काटी गई चीजों पर बड़ा प्रेम था, इसमें कोई हर्जा नहीं है। किसी आदमी को हो सकता है, किसी आदमी को हाथ से काटी गई चीज पसंद हो सकती है, इसमें कोई भी हर्जा नहीं है। लेकिन आने वाली दुनिया में चरखे और तकली को बहुत मूल्य देना आत्मघाती है, सुसाइडल है, मुल्क मर जाएगा। दुनिया विकसित हो रही है विराट से विराट टेक्नोलॉजी की तरफ, तकनीक की तरफ, और हम जो बातें कर रहे हैं वो 5000 साल पिछले जमाने की बातें हैं। 5000 साल पहले तकली और चरखा ईजाद हुए होंगे, तब वो सबसे बड़े यंत्र थे, अब वो सबसे बड़े यंत्र नहीं है। और एक आदमी अगर अपने साल भर का कपड़ा भी बनाना चाहे तो कम से कम दिन में 3-4 घंटे चरखा काटना पड़ेगा, तब कहीं अपने लायक पूरा कपड़ा एक आदमी तैयार कर सकता है। एक आदमी की जिंदगी का रोज 4 घंटे का हिस्सा उसके कपड़े पर खर्च करवा देना निहायत अन्याय है, क्योंकि हमें शायद पता नहीं, अगर एक आदमी को 60 साल जीना है तो 20 साल तो सोने में गुजर जाते हैं। रोज 8 घंटे आदमी सो जाता है, 20 साल तो नींद में चले गए। खाने में, कमाने में और 20 साल चले जाते हैं। 20 साल बचते हैं आदमी के पास मुश्किल से, उसमें कुछ बचपन का हिस्सा निकल जाता है, कुछ बुढ़ापे का हिस्सा निकल जाता है। अगर हम एक आदमी के पास देखें तो मुश्किल से जीने के लिए, जिसको हम कहें ठीक से जीने के लिए पूर्ण सुविधा का समय पूरे जीवन में 60 साल के 5 साल से ज्यादा नहीं होता एक आदमी के पास। इस 5 साल के लिए उससे कहो कि चप्पल भी तुम अपनी बनाओ, कपड़ा भी तुम अपना बनाओ, खाना भी तुम अपना बनाओ, गेहूं भी अपना पैदा कर लो, स्वावलंबी हो जाओ, आदमी की हत्या करने के सुझाव देना है। मुझे ये स्वीकार नहीं मालूम होता। मेरी समझ ये है कि आज तक जगत में संस्कृति, धर्म, काव्य, चित्र, म्यूजिक, संगीत जो भी पैदा हुआ है वो उन लोगों से पैदा हुआ है जो लीजर में थे, जो विश्राम में थे। जिसका 24 घंटे काम में व्यतीत हो जाता है, उससे न संगीत पैदा होता, न काव्य पैदा होता, न संस्कृति पैदा होती, न धर्म पैदा होता है। अब तक जगत में जो भी श्रेष्ठतम विकास हुआ है मनुष्य संस्कृति का, वो विश्राम के क्षणों में हुआ है। वे ही कौमें और वे ही युग संस्कृति को जन्म देते हैं जो विश्राम में होते हैं। जैसे एथेंस ने सुकरात को, प्लेटो को, अरस्तु को जन्म दिया, क्योंकि एथेंस बहुत संपन्न था और सारा काम गुलाम कर रहे थे, ऊपर का वर्ग कोई भी काम नहीं कर रहा था। इसलिए अरस्तु पैदा हुआ, सुकरात पैदा हुआ, प्लेटो पैदा हुआ। हिंदुस्तान ने बुद्ध, महावीर जैसे लोग पैदा किए, कृष्ण और राम जैसे, ये सब लीजरली क्लास के लोग थे, ये सब अभिजात वर्ग के लोग थे जिनके ऊपर कोई काम नहीं था। हिंदुस्तान के इतिहास को अगर हम उठा कर देखें तो सारे ग्रंथ ब्राह्मणों ने लिखे जिनके पास कोई काम नहीं था। हिंदुस्तान के सारे धर्म को जन्म ब्राह्मणों ने दिया, उनके पास कोई काम नहीं था। हमने काम से उन्हें मुक्त कर दिया था। हमने कहा था तुम्हें कोई काम नहीं है, तुम पढ़ो, लिखो, सोचो, विचारो। शूद्रों ने तो एक वेद नहीं लिखा, एक उपनिषद नहीं लिखा।
शूद्र कैसे लिख सकते थे? पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में एक बुद्धिमान शूद्र पैदा हुआ, वो भी अंग्रेजों की बदौलत, डॉक्टर अंबेडकर। उसके पहले कोई शूद्र पैदा नहीं हुआ। नहीं हो सकता, कोई कारण नहीं है। उसको 24 घंटे हमने काम में उलझा दिया है। अगर स्वावलंबन की बात को बहुत ज्यादा खींचा जाए तो एक एक आदमी की जिंदगी सुबह से सांझ तक फिजूल कामों में नष्ट हो जाएगी और उसके व्यक्तित्व में ऊंचे उठने के कोई उपाय नहीं रह जाते। अगर व्यक्ति की चेतना को ऊपर उठाना है तो समाज में अधिकतम विश्राम हो सके, इसकी चिंता करनी चाहिए। वो कैसे होगा? विश्राम होगा मनुष्य का श्रम यंत्रों के हाथ में चला जाए तो। जब तक गुलाम थे दुनिया में तो गुलाम श्रम करते थे, मालिक विश्राम करता था। वो अन्यायपूर्ण था क्योंकि गुलामों की आत्मा को विकसित होने का कोई मौका नहीं मिलता था। किसी आदमी को यह हक नहीं है कि वो दूसरे आदमी की आत्मा की कीमत पर अपनी आत्मा को विकसित करे। ये अन्याय है, ये सीधा पाप है। लेकिन विज्ञान ने एक बड़ा भारी उपकार किया मनुष्य के ऊपर। आदमी का काम यंत्र कर सकता है। आदमी को काम में गुलाम बनाने की अब कोई जरूरत नहीं रह गई है। नई टेक्नोलॉजी सारा काम कर लेगी। आने वाले 50 वर्षों में अमेरिका और रूस में किसी आदमी के ऊपर किसी तरह का अनिवार्य श्रम नहीं रह जाएगा। जिस दिन पूरा समाज श्रम से मुक्त हो सकेगा, उस दिन हम कितनी बड़ी संस्कृति को, कितने महान धर्म को, कितने बड़े काव्य को, कितने बड़े साहित्य को जन्म दे सकेंगे, इसकी आज कल्पना करनी भी मुश्किल है। गांधी की स्वावलंबन की बात अवैज्ञानिक है। और ये भी ध्यान रहे कि आदमी जितना स्वावलंबी होता है उतना ही समाज दरिद्र होता है। आदमी जितना परस्पर आश्रित होता है, समाज उतना समृद्ध होता है। आप चश्मा पहने हुए हैं, वो चश्मा कलकत्ते में बना होगा। आप जूता पहने हुए हैं, वो जूता कानपुर में बना होगा। आप कोट पहने हुए हैं, वो कोट मुंबई से कपड़ा तैयार हुआ होगा। आपकी अगर सारी चीजें उठा के देखी जाए तो आप पाएंगे कि पूरे मुल्क का उसमें हाथ है, पूरी दुनिया का भी हो सकता है। आपकी चीजें सारी दुनिया से आई हैं। आप सब पर निर्भर हैं, सब आप पर निर्भर हैं। इसी से दुनिया में एक यूनिटी खड़ी होती है। जितना स्वावलंबी व्यक्ति होता है उतना ही समाज से असंबंधित हो जाता है। हिंदुस्तान इतने दिन तक राष्ट्र नहीं बन सका, नेशन नहीं बन सका, उसका बुनियादी कारण मेरी दृष्टि में यही है कि हिंदुस्तान 5000 वर्षों से एक एक व्यक्ति करीब करीब स्वावलंबी होने की चेष्टा में जी रहा है। एक किसान अपनी खेतीबाड़ी से पैदा कर लेता है। एक गांव अपना लोहार भी है, उसका अपना चम्हार भी है। गांव को दूसरे गांव पर निर्भर होने की कोई भी जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के सारे गांव स्वावलंबी थे, इसलिए हिंदुस्तान राष्ट्र नहीं बन सका। क्योंकि जब हम स्वावलंबी हैं और बगल के गांव पर हमला हुआ तो हमारा गांव सोचता है हमें क्या प्रयोजन है, वो दूसरा लड़ रहा है, लड़ेगा। अगर हिंदुस्तान एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हो जाएगा तो ही हिंदुस्तान एक राष्ट्र बनेगा। और जिस दिन दुनिया पूरी निर्भर हो जाएगी एक दूसरे पर, दुनिया में युद्ध बंद हो जाएंगे। अहिंसा से युद्ध बंद होने वाले नहीं है। जिस दिन टेक्नोलॉजी सारी दुनिया को एक दूसरे पर निर्भर कर देगी उस दिन युद्ध बंद हो जाएंगे। उसके बाद युद्ध की कोई संभावना नहीं। आज रूस अमेरिका से युद्ध करने में असमर्थ होता जा रहा है। पता है आपको किस लिए? इसलिए नहीं कि रूस के मन में कोई शांति की बड़ी कामना पैदा हो गई, बल्कि इसलिए कि आज 4 वर्षों से रूस को गेहूं के लिए अमेरिका और कनाडा के ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा है। और आने वाले 10 वर्षों में उसको अमेरिका से गेहूं लेना पड़ेगा, उसके बिना कोई रास्ता नहीं है। और जिनसे गेहूं लेना है, जिनसे भोजन लेना है, उनसे युद्ध नहीं किया जा सकता। मेरी कल्पना में ये दुनिया एक हो सकती है अगर दुनिया में तीव्रतम केंद्रीकरण हो, सेंट्रलाइजेशन हो। इतना केंद्रीकरण होना चाहिए कि एक गांव एक ही चीज पैदा करे। सारे गांव को 1000 तरह की चीजें पैदा करने की जरूरत नहीं। अगर बंबई में कपड़ा अच्छा बन सकता है तो सारे हिंदुस्तान में अलग अलग मिलें बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यह साइंटिफिक होगा कि बंबई सिर्फ कपड़े पैदा करे और कुछ भी पैदा ना करे, क्योंकि तब 100 वर्षों में बंबई में वो कुशलता पैदा हो जाएगी। बच्चे जन्म के साथ कपड़ा पैदा करने में समर्थ पैदा होंगे। बंबई का एक एक आदमी कुशल हो जाएगा। कपड़े के सारे एक्सपर्ट और विशेषज्ञ वहां इकट्ठे हो जाएंगे। सारी नए खोज करने वाले रिसर्च के लोग वहां इकट्ठे हो जाएंगे। सारे हिंदुस्तान के कपड़े के जानकार वहां इकट्ठे होंगे। हम श्रेष्ठतम कपड़ा पैदा कर सकेंगे और कम से कम श्रम में पैदा कर सकेंगे और सारे मुल्क को दे सकेंगे। जो गांव जूते बनाता है वो सिर्फ जूते बनाए,
एक एक गांव में अलग अलग जूते बनाना नासमझी की बात है। सच तो यह है कि अगर सेंट्रलाइजेशन ठीक से हो तो दुनिया की दरिद्रता मिट सकती है और दुनिया का बहुत सा समय जो व्यर्थ नष्ट होता है वो मिट सकता है। एक एक घर में चूल्हा जलता है, ये बिल्कुल पागलपन की बात है। अगर वैज्ञानिक दुनिया होगी तो एक मोहल्ले का एक किचन होना चाहिए जहां की 10 औरतें काम करेंगी। अभी 1000 औरतें रोज दिन भर काम कर रही, समय से पूरा व्यर्थ अपव्यय हो रहा है। एक मोहल्ले का एक किचन होना चाहिए जहां 10 औरतें काम करेंगी और 900 औरतें मुक्त हो जाएंगी। इन 900 औरतों से दूसरे काम लिए जा सकते हैं, इनसे शिक्षा का काम लिया जा सकता है, इनसे बच्चे पालने की व्यवस्था की जा सकती है। ये समाज का 1000 काम कर सकती है, लेकिन आधा हिंदुस्तान सिर्फ रोटी बना रहा है, कुछ भी नहीं कर सकता। आधा मुल्क सिर्फ रोटी बनाने में व्यतीत हो जाता है। थोड़ी हैरानी की बात मालूम होती है, हमारे सोचने का अवैज्ञानिक ढंग है ये। आधा हिंदुस्तान सिर्फ रोटी बनाएगा, आधा हिंदुस्तान कुछ और नहीं करेगा, तो ये देश कभी समृद्ध नहीं हो सकता। इस देश को समृद्ध बनाना हो तो ये मामला वैसा ही है जैसे कि पुराने रईसों के घर थे, तो रईसों के लड़कों को एक एक मास्टर लगा दिया जाता था। एक लड़का है, एक मास्टर पढ़ा रहा है। अवैज्ञानिक थी ये बात, इसमें बहुत लोग शिक्षित नहीं हो सकते थे। आज हम एक शिक्षक है और 30 लड़के पढ़ रहे हैं। हमको समझ में आता है ये केंद्रित व्यवस्था हो गई। एक रईस के घर में एक ट्यूटर पढ़ाता है, एक मास्टर है, एक बच्चा है। ज्यादा बड़ा रईस है तो 4 मास्टर है और एक बच्चा है। लेकिन हम समझ गए कि इस भांति तो दुनिया को शिक्षित नहीं किया जा सकता। 30 बच्चे और एक शिक्षक होना चाहिए। तो हमने सेंट्रलाइज कर दी शिक्षा को, स्कूल के एक क्लास खोल दी। हर घर में क्लास बनाने की जरूरत नहीं है। मोहल्ले की एक स्कूल है, उस स्कूल में मोहल्ले के सारे बच्चे पढ़ते हैं और 4 शिक्षक 8 शिक्षक उस काम को निपटा देते हैं। अगर एक एक बच्चे को एक एक शिक्षक निपटाने जाए तो ठीक है, हो गया मुल्क का काम। शिक्षा पूरी हो जाए वही बहुत मुश्किल हो जाए। आज हम दूसरी चीजों में उतने ही अवैज्ञानिक के एक एक घर में चौका ये सबूत देता है कि हमारी बुद्धि में गणित सोच समझ बिल्कुल नहीं है। अगर समझदारी होगी तो ठीक है, 10-25 घरों के बीच में एक चौका होना चाहिए। 10-5 महिलाएं उसमें काम करेंगी, जो श्रेष्ठतम भोजन बना सकती हैं वो बनाएं। अब 1000 औरतें बनाती हैं जिनमें 900 को भोजन बनाने की कोई अकल और कोई तमीज नहीं, उनकी कोई जरूरत नहीं है। वो दूसरा काम शायद बेहतर कर सके, उनको वो काम मिलना चाहिए। गांधी जी के स्वावलंबन के विचार से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, बिल्कुल गैर साइंटिफिक है। परावलंबन चाहिए। जितने हम परावलंबी होते हैं समाज में उतनी एकता बढ़ती है। शायद आपको पता नहीं, हिंदुस्तान में अगर हिंदू और मुसलमानों के बीच शादी विवाह होता तो पाकिस्तान कभी भी नहीं बढ़ता, क्योंकि हम एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। निर्भर होने पर दंगा होना मुश्किल हो जाता है। चीन में कभी कोई धार्मिक दंगे नहीं हुए आज तक। उसका कुल एक कारण है कि एक एक घर में 3-3, 4-4 धर्मों के लोग हैं। दंगा कैसे हो सकता है? पत्नी मुसलमान है, पति बौद्ध है, बाप कन्फ्यूशियन है, मां लाओसे को मानती है। चारों 4 अलग मंदिरों में जाते हैं, झगड़ा कैसे होगा? चारों मंदिरों में झगड़ा होगा तो घर में छुरेबाजी करनी पड़ेगी। चीन में कोई धार्मिक झगड़ा नहीं हो सका 3000 वर्ष के इतिहास में। उसका कुल एक कारण है कि चीन के धर्म परस्पर निर्भर है। हिंदुस्तान में झगड़ा हो सका, झगड़ा इसलिए हो सका कि हिंदू बिल्कुल अलग है, मुसलमान बिल्कुल अलग है, कोई उनसे नाता नहीं है, कोई गहरा संबंध नहीं है। अगर हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों की दंगे और बेवकूफियां मिटानी है तो ये स्वावलंबन बंद करना पड़ेगा कि हम हिंदू के भीतर ही शादी करेंगे, क्या मुसलमान के भीतर ही शादी करेंगे। आने वाले बच्चों को ख्याल रखना चाहिए, इस हिंदुस्तान की एकता तुम्हारे विवाह पर निर्भर करेगी। अगर तुम में थोड़ी भी समझ है तो भूल के हिंदू कभी हिंदू घर में शादी मत करना, जैन कभी जैन घर में शादी मत करना। ये हिंदुस्तान मर जाएगा अगर तुमने जैन ने जैन के घर में शादी की और मुसलमान ने मुसलमान के घर में शादी की। हिंदुस्तान नहीं बच सकता आगे, क्योंकि जैसे ही हम एक दूसरे पर निर्भर होते हैं वैसे ही हम एक दूसरे के शत्रु नहीं रह जाते। निर्भरता, एक दूसरे से संबंध, गहरे संबंध हमारे भीतर दुश्मनी और वैमनस्य को समाप्त कर देते हैं। हिंदुस्तान में गांधी जी ने जो बात कही वो हमारी हजारों साल की परंपरा से अनुमोदित है। हजारों साल से हमारा ये ख्याल रहा, प्रत्येक व्यक्ति को स्वावलंबी होना चाहिए, अपना काम खुद कर लेना चाहिए, जहां तक बने किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ये सारी की सारी बातें अहंकारपूर्ण है, इगोइज्म से भरी हुई हैं। क्यों निर्भर नहीं होना चाहिए किसी पर? दूसरा आदमी दुश्मन है,
और निर्भरता तो म्यूचुअल है, पारस्परिक है। जब मैं दूसरे पर निर्भर होता हूं, दूसरा मुझ पर निर्भर होता है। जब हम एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तो जो काम 1000 आदमी करते हैं वो 100 आदमी कर लेते हैं। 900 आदमियों का श्रम मुक्त हो जाता है। अब आप थोड़ा सोचिए कि आप घर में साबुन भी बनाएं, टूथपेस्ट भी बनाएं, जूता भी सिए, कपड़े भी बनाएं, तो आप दरिद्रतम आदमी होंगे दुनिया के। रद्दी से रद्दी कपड़े पहनने पड़ेंगे, खराब से खराब जूते पहनने पड़ेंगे, और जाके आप देख सकते हैं साबुन खादी भंडार में कि कैसी साबुन आपको उपयोग करना पड़ेगी, कैसी साबुन आपको उपयोग करना पड़ेगी। आपको पता नहीं है कि लक्स टॉयलेट आप खरीदते हैं, उतने बड़े पैमाने पर पैदा होती है लक्स कि एक लक्स टॉयलेट करीब करीब 2 पैसे में तैयार हो जाती है। आप लक्स टॉयलेट घर में बनाएं तो अगर बाजार में 1 रुपए में आपको मिलती है तो आप 2 रुपए में भी घर नहीं बना सकते। उतनी सुविधा, उतनी व्यवस्था उतने बड़े पैमाने पर नहीं जुटाई जा सकती। स्वावलंबन की बात फिजूल है, चाहे कपड़े का संबंध हो, चाहे साबुन का संबंध हो, चाहे भोजन का संबंध हो। समाज है परस्पर निर्भरता। समाज का अर्थ ही क्या है? समाज की कंसेप्ट का मतलब क्या है? जिस समाज में सारे लोग स्वावलंबी हैं वो समाज है ही नहीं। समाज का मतलब क्या होता है? समाज का मतलब होता है परस्पर निर्भर लोग, परस्पर निर्भरता से बंधे हुए लोग। अगर गांधी के स्वावलंबन की बात मानी जाती है तो हिंदुस्तान में समाज विकसित ही नहीं हो सकेगा। और हिंदुस्तान में आज तक समाज विकसित नहीं हो सका। नहीं होने का कारण था कि हिंदुस्तान के छोटे छोटे यूनिट इंडिपेंडेंट थे। एक गांव था, उसे कोई फिक्र नहीं कि दिल्ली किसके हाथ में है, मुसलमान के हाथ में है कि हिंदू के हाथ में है कि मुगल है कि तुर्क है कि कौन है, उसे कोई मतलब नहीं। गांव को पता ही नहीं चलता था, हुकूमतें बदल जाती थी दिल्ली की, क्योंकि गांव का कोई संबंध दिल्ली से नहीं था। दिल्ली में हुकूमत बदल गई, 20 साल बाद गांव में पता चलेगा कि मालूम होता है दूसरा राजा आ गया। लाओत्से ने लिखा है, 3000 साल पहले चीन के एक गांव का किस्सा लिखा है कि मेरे पिता और मेरे बुजुर्ग ये कहते थे कि हमारे गांव के पास एक नदी बहती है, उसके उस तरफ कोई गांव है। शाम को उस गांव का धुआं दिखाई पड़ता है, रात में उसके कुत्ते भौंकते हुए सुनाई पड़ते हैं, लेकिन हमसे उनका कोई संबंध नहीं, इसलिए न कोई कभी नदी के उस पार गया न कभी कोई नदी के इस पार आया। सुनाई पड़ता है कि उस तरफ लोग जरूर रहते होंगे, क्योंकि रात में कुत्ते भौंकते हैं, कभी कभी सांझ को धुआं दिखाई पड़ता है। होंगे लोग वहां, लेकिन कोई संबंध नहीं, क्या जरूरत वहां जाने की। हिंदुस्तान इसीलिए हिंदुस्तान के बाहर नहीं गया। हिंदुस्तान के बाहर न जाना बहुत महंगा पड़ गया। हम एक कुएं में बंद लोग हो गए। हजारों साल तक हमें पता ही नहीं था कि बाहर एक बड़ी दुनिया भी है। अब फिर अगर हमें स्वावलंबन की बात कही जाती है तो हमने जो भूल हजारों साल तक दोहराई हम फिर दोहरा लेंगे। आपको पता है हिंदुस्तान ने आज से कोई 10,000 साल पहले गाड़ी का चाक खोज लिया होगा। गाड़ी के चाक की खोज के बाद हवाई जहाज बना लेने में कोई वैज्ञानिक तकनीकी उपद्रव नहीं है। चाक ही सब कुछ है। एक दफा हमने घूमता हुआ चाक खोज लिया, हम फिर बड़ी से बड़ी मशीन खोज सकते हैं, क्योंकि आधारभूत नियम वो चका है। लेकिन हम गाड़ी पर ही चलते रहे, हमने कुछ और नहीं खोजा। दूसरे मुल्क अंतरिक्ष यान बना लिए और हमने क्यों नहीं खोजा? हमने कहा जरूरत क्या है? अपनी जितनी छोटी सी चादर है उसके भीतर ही पैर सिकोड़ के सोए रहना चाहिए। चादर के बाहर पांव कभी नहीं निकालना चाहिए। बैलगाड़ी तो बैलगाड़ी से चलो, तकली है तो तकली चलाओ, लेकिन फैलाओ मत, क्योंकि फैलाने में झंझट बढ़ सकती है, जटिलता बढ़ती है। क्या जरूरत है? जरूरतें कम रखो। हिंदुस्तान की पूरी फिलोसफी एक शब्द में कही जा सकती है, जरूरतें कम रखो, चादर के भीतर पैर रखो। इस फिलोसफी ने हिंदुस्तान को दरिद्र बनाया, दीन बनाया, दुखी बनाया, दास बनाया। क्योंकि जब हम चादर के बाहर पैर न फैलाएंगे और पैरों को सर्दी और गर्मी नहीं लगेगी तो चादर को बड़ा करने का सवाल ही कब उठेगा? चादर को बड़ा करने का सवाल तब उठता है जब जरूरत पैदा हो जाती है। जरूरत जन्म बनती है आविष्कार का। हम कहते हैं जरूरतें कम रखो, इसलिए आविष्कार करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत जब पैदा होती तो आविष्कार होता है। हिंदुस्तान ने कोई आविष्कार नहीं किया। उसका कारण हिंदुस्तान के पास प्रतिभा की कमी है। हिंदुस्तान के पास इतने प्रतिभाशाली लोग पैदा हुए, बुद्ध, महावीर, कणाद, गौतम, क्या मुकाबला है दुनिया में इनका? शंकर, नागार्जुन, कौन इनकी चोटी का विचारक है दुनिया में?
लेकिन एक आइंस्टीन पैदा नहीं हुआ, एक न्यूटन पैदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी बुनियादी धारणा ये रही कि आवश्यकताएं कम, नीड्स कम होनी चाहिए, तो ही आदमी सुखी रह सकता है। और देख रहे हैं हम भली भांति की 5000 साल से आवश्यकताएं कम है, कौन सा आदमी सुखी है हिंदुस्तान में? 5000 साल के अभ्यास के बाद कौन सा आदमी सुखी है हिंदुस्तान में? जो हम कहते हैं कि आवश्यकताएं कम हो तो आदमी सुखी हो सकता है। नहीं, न आवश्यकताओं के ज्यादा होने से सुख का संबंध है, न कम होने से। सुख एक बात ही अलग है, उसकी खोज आवश्यकता कम हो तो भी करनी पड़ती है, आवश्यकता ज्यादा हो तो भी करनी पड़ती है। लेकिन आवश्यकताएं ज्यादा होने से संपदा बढ़ती है, आवश्यकताएं ज्यादा होने से तकनीक बढ़ता है, आवश्यकताएं ज्यादा होने से मनुष्य को कम श्रम करना पड़ता है, ज्यादा विश्राम मिलता है, आवश्यकताएं ज्यादा होने से ज्यादा आविष्कार होते हैं, विज्ञान होता है, शक्ति बढ़ती है, सामर्थ्य बढ़ती है। हिंदुस्तान की सामर्थ्य नहीं बढ़ सकी। अब गांधी जी फिर वही कहते हैं कि आवश्यकताएं कम। वो हमें बात बिल्कुल समझ में आती है, क्योंकि गांधी हमारे 5000 साल के प्रतिनिधि हैं। जो हमने 5000 साल में बार बार सुना है उसे वे फिर से कह रहे हैं, इसलिए बिल्कुल समझ में बात आती है। लेकिन वो बात महंगी पड़ी है, और अगर हम आगे भी उसको दोहराते हैं तो अब तक तो हम जी भी लिए, आगे हम जी भी नहीं सकेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी बुद्ध के जमाने में 2 करोड़ थी, आज हिंदुस्तान की आबादी 52 करोड़ है, 50 करोड़ लोग बढ़ गए हैं। और हिंदुस्तान की बुद्धि बुद्ध के जमाने की है, उसमें कोई बढ़ती नहीं हुई। ये बड़ी घबराने वाली बात है। हमारे उपकरण, हमारे साधन, खेती बाड़ी का हमारा ढंग बुद्ध के जमाने का है, उसमें कोई फर्क नहीं हुआ है। किसान जैसा आज खेत पे काम कर रहा है, ठीक ऐसा ही बुद्ध के जमाने में कर रहा था। उसके उपकरणों में कोई वृद्धि नहीं हुई, और 50 करोड़ की संख्या बढ़ गई। और आने वाले 20 वर्षों में ये संख्या रोज बढ़ती चली जाएगी, रोज बढ़ती चली जाएगी। इस सदी के पूरे होते होते हिंदुस्तान में 1 अरब आदमियों के होने की संभावना हो गई। और विचारक कहते हैं कि 1978 में इतने बड़े अकाल की संभावना है हिंदुस्तान में कि जिसमें 10 करोड़ से लेकर 20 करोड़ लोगों को मरना पड़ सकता है। लेकिन हम कहते हैं कि हम इंडस्ट्रियलाइज नहीं करेंगे, हम कहते हैं हम औद्योगिकरण नहीं करेंगे, तो फिर मरेंगे 20 करोड़ लोग 1978 तक। और जब 20 करोड़ लोग किसी मुल्क में मरना पड़े तो बाकी जो जिंदा रह जाएंगे वो जिंदा हालत में रहेंगे। अगर 20 करोड़ मुल्क में आदमी मरना पड़े, हर 3 आदमी में 1 आदमी मर जाए, तो आप सोचते हैं जो 2 आदमी बचेंगे उनकी हालत क्या हो जाएगी? उनकी हालत मरों से बदतर हो जाएगी। और 20 करोड़ लोग अगर तीव्रता से मरे मुल्क में तो लाशें फेंकना मुश्किल हो जाए। लेकिन गांधी जी का विचार हिंदुस्तान को समृद्ध नहीं बना सकता, क्योंकि वो कहते हैं कि छोटे उपकरण चाहिए, हाथ से चलने वाले उपकरण चाहिए, ग्राम उद्योग चाहिए, घर घर का धंधा चाहिए। इससे काम नहीं चलेगा। खेती को भी इंडस्ट्रियलाइज करना होगा, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर चाहिए। अब खेती छोटे छोटे टुकड़ों में और एक एक किसान अपने अपने टुकड़े में करे, ये नहीं चल सकता है। एक गांव का एक ही खेत चाहिए, और एक गांव के पूरे खेत पर नए से नए उपकरण, नए यंत्र, नई मशीनें चाहिए। और मजा ये है कि एक गांव में 1000 किसान हैं। अगर इन 1000 किसानों के हल बख्तर सब बेच दिए जाएं तो 1 ट्रैक्टर उससे आ सकता है, और 1 ट्रैक्टर से सारा काम हो सकता है। ये 1000 हल बख्तर और ये 2000 बैल और इन सब का खर्च, उनकी परेशानी, ये सब हमें खाए जा रही। इसके आगे हम नहीं जा सकते। हिंदुस्तान को चाहिए केंद्रित औद्योगिक व्यवस्था, सेंट्रलाइज्ड। हिंदुस्तान को चाहिए इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, औद्योगिक कृषि। एक एक आदमी के हाथ में नहीं दिया जा सकता अब मामला, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अब हम मर जाएंगे, हम जी नहीं सकते। हम देख रहे हैं कि आजादी के बाद हमको रोज भीख मांग के